नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको हम पहले मानव में पाचन पढ़ा रहे थे, इसमें आपको मुख भी बताए थे, लार भी बताए थे, दांत भी बताए थे, जीवा हो गई थी, अमाशय भी हो गया था। यानी आपको अमाशय तक बता दिए थे। अगला हम पढ़ेंगे हमारा अमाशय के बाद क्या आता है। तो अमाशय के बाद हमारा क्या आता है? लीवर। क्या आता है? लीवर आता है ना। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत के नाम से जानते हैं। क्या होता है? अमाशय के बाद हमारा क्या आता है? यकृत आता है। यानी अमाशय में क्या होता है? भोजन को पीसा जाता है। अमाशय में क्या बनते हैं? जठर रस बनते हैं, जठर ग्रंथियां बनती है, 3 तरह के बनते हैं जठर ग्रंथियां, HCl, श्लेष्मा और कौन सा? पेप्सिन। इन तीनों के बारे में आपको हम बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सा? यकृत। यानी जब अमाशय में क्या होता है? भोजन क्या होता है? पच जाता है, यानी पचता यानी पीसा जाता है, वो सीधा कहाँ आता है? यकृत में आता है। तो यकृत में भी कुछ कार्य होते हैं। यकृत में क्या होता है? देखिए, एक और बात, जो यकृत होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो क्या होती है? 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो क्या होती है? 22 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। 22 सेंटीमीटर क्या होती है? कभी कोई पूछता है कि इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg क्या होता है हमारा? यानी जो हमारा यकृत होता है, जो लीवर होता है ना, उसका वजन होता है 1.5 kg का। कितने का होता है? 1.5। इसी से क्या होता है? इसी यकृत में क्या होता है? एक पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय होता है, नीला सा होता है पित्ताशय। इस पित्ताशय से क्या होता है? पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है। इस रस से क्या होता है? पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है, जिसका pH मान 7.6 होता है। कभी 7.7 भी दे देता। यानी अब पित्त रस का मान जब 7.6 है तो क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो ये होता है क्षारीय। तो सिंपल बात है, अगर आपसे पूछ दे कि पित्त रस का कार्य क्या है, तो क्या कहेंगे? यह क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय। यानी पित्त रस जब भोजन में क्या होता है? मिलता है, तो भोजन को सड़ने से बचाने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। अब देखे होंगे कि अगर पित्त रस का स्राव अच्छे से नहीं होता है, तो हमें गैस बनते हैं। गैस क्या होते हैं? बनते हैं। और कभी कभी पित्त की थैली में पत्थरी भी होता है। और जब पित्त की थैली में पत्थरी होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? पित्त की थैली को काट कर निकाल देता है और कहता है कि भैया आपको मसाला वसाला आप खाना क्या है? मना है, क्योंकि ज़्यादा मसाला खाएंगे, तेल खाएंगे तो गैस ज़्यादा बनेगा। इसीलिए क्या होता है? जब पित्त की थैली क्या करेगा? निकाल देता है डॉक्टर, तो हमें मसाला तेल और खाना क्या होता है? कुछ कम कर देना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यकृत में क्या होता है? पित्ताशय होता है, जिनसे क्या होता है? पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है। अब देखिए, यकृत में जब खाना आता है तो यकृत में कुछ कार्य होता है। यकृत में क्या होता है? कार्य। तो पहला कार्य होता है ग्लाइकोजेनेसिस। पहला कार्य होता है कौन सा? ग्लाइकोजेनेसिस। जब ध्यान देना, जब रुधिर जानते हैं? जब रुधिर में क्या होता है? जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? ग्लूकोज क्या होता है? अधिक होता है। जब रुधिर में ग्लूकोज क्या होता है? यानी जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? अधिक होता है। तो यह ग्लूकोज किसमें? ग्लाइकोजन में क्या होता है? ग्लाइकोजन। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, तो वह ग्लाइकोजन में क्या होता है? बदल जाता है। इस क्रिया को ही बोलते हैं कौन सा? ग्लाइकोजेनेसिस। पूछता है कि ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कहेंगे यकृत में। होता क्या है? तो जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है,
तो वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में क्या होता है, बदल जाता है। उसी क्रिया को बोलते हैं कौन सा, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कब, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, तब। अगला हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगला है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ये क्या था हमारा, ग्लाइकोजिनेसिस। क्या था, वो क्या है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। क्या है, ग्लाइकोनियो ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ध्यान दीजिएगा, हमारा यकृत में जो होता है ना, यकृत में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो। हमारे यकृत में क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और कुछ मात्रा में आप जानते हैं वसी अम्ल भी क्या होते हैं, वसी अम्ल भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यकृत में अमीनो अम्ल और क्या होते हैं, वसी अम्ल भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जब यकृत में अमीनो अम्ल और वसी अम्ल, जब यकृत में अमीनो अम्ल और कौन सा, वसी अम्ल किसमें बदलते हैं, ग्लूकोज में। किसमें बदलते हैं, ग्लूकोज में। इस क्रिया को ही बोलते हैं ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोनियो एक होता है ग्लाइकोजियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोजिनेसिस। ये क्या है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोनियोजिनेसिस यानी जब यकृत में अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल का परिवर्तन ग्लूकोज के रूप में होता है, तो इस क्रिया को ही बोलते हैं कौन सा, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोनियोजिनेसिस। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजिनोजिनेसिस। ये अंतर क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोनियोजिनेसिस, यहाँ पे ग्लाइकोजिनोजिनेसिस। जीनोजिनेसिस इसमें क्या होता है, देखिए जब रुधिर में किसकी मात्रा, इसके पहले पढ़े थे कि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो वह ग्लाइकोजन में क्या होता है, बदलता है। लेकिन जब रुधिर में ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जब रुधिर में ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो यही ग्लाइकोजन किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। हल्का हल्का अंतर है, हल्का हल्का क्या होता है, जब रुधिर में, इसके पहले हम पढ़े थे कि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो ग्लाइकोजन में क्या होता है, बदलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब रुधिर में ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में क्या होता है, बदल जाता है। इस क्रिया को ही बोलते हैं कौन सा, ग्लाइकोजिनोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनोजिनेसिस। अगला देखेंगे कार्य हम, देखिए यकृत में क्या होता है, अमोनिया होता है। यकृत में क्या होता है, अमोनिया होता है। जब इस अमोनिया में CO2 मिलता है, CO2, जब यकृत में अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मिलता है, तो यही दोनों मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्या बताएंगे, यकृत में होता है। किससे होता है, तो अमोनिया प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं यकृत में तो क्या बनते हैं, यूरिया का क्या होता है, निर्माण। एक और पूछना क्वेश्चन की कि जो हमारा हिपैरिन होता है, कौन सा, हिपैरिन एक एंजाइम है जो यकृत में क्या होता है, इसका स्राव होता है। हिपैरिन
का स्राव यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। और जब तक इसका स्राव नहीं होगा, यही खून में मिलता है और खून को थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। ये बाहुबली है। ये क्या है? एक दिन जब आपको पढ़ाएंगे ब्लड रुधिर के बारे में, तो आपको सब बताएंगे कि हिपैरिन का निर्माण किस कोशिका से होता है, कहाँ पे कोशिका होती है। मस्ट कोशिका से होता है। मस्ट कोशिका से 3 तरह का हार्मोन बनते हैं, हिपैरिन, हिस्टामिन तथा थिम्बोप्लास्टिन नामक का होता है हार्मोन्स बनते हैं। समझ गए? तो ये क्या था? हमारा यकृत था। यकृत में क्या बनते हैं? यकृत में यूरिया का होता है निर्माण। यकृत में क्या होता है? हिपैरिन का क्या होता है? निर्माण। तो ये था हमारा यकृत के कार्य। क्या था हमारे यकृत के कार्य? ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, मिलाते हैं इसको हम। चलिए, ये था हमारा कौन सा? पूरा यकृत। यकृत के बाद हमारे भोजन कहाँ आता है? यकृत के भोजन के बाद कहाँ आता है? अग्न्याशय में आता है। कहाँ पे आता है? अग्न्याशय। यकृत के बाद भोजन कहाँ आता है हमारा? अग्न्याशय में आता है। अग्न्याशय ये यू आकार की संरचना होती है। अग्न्याशय कैसा आता है? अग्न्याशय यू आकार की क्या होती है? संरचना होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है, लंबा होता है। पूछता है कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्न्याशय। पहली कौन थी? तो यकृत था। दूसरी कौन थी? है तो अग्न्याशय। दूसरी कौन है? ये हमारी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि। ध्यान से देखिए, अग्न्याशय को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अंतःस्रावी के भी गुण होते हैं और बहिःस्रावी के भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्योंकि ये बनता क्योंकि अंतःस्रावी प्लस बहिःस्रावी, यानी इसमें दोनों प्रकार के क्या होते हैं? गुण पाए जाते हैं। अंतःस्रावी के भी होते हैं गुण और बहिःस्रावी के भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं कौन सा? मिश्रित ग्रंथि। अब अंतःस्रावी क्या है? वह ग्रंथि जो अपने हार्मोन को का स्राव, वह ग्रंथि जो अपने हार्मोन का स्राव अंदर ही करती है। वह ग्रंथि जो अपने हार्मोन का स्राव अंदर करती है, उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और वह ग्रंथि जो अपने हार्मोन का स्राव कहाँ करती है? बाहर की तरफ करती है। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। उसे बोलते हैं बहिःस्रावी। जैसे में हमारा लार होता है ना, मान लो कि केहू खाता छेना। क्या खाता? छेना। हम लगा पैसा नहीं किया, हम देखता नहीं कि छेना खाता। हमारो बार मन करता तो मुआ का टपकी लार, तो लारवा कहाँ गिरी? अंदर की बाहर? बाहर गिरी ना। तो क्या कहा? बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे मैं मान लो एक और, जैसे मैं जो माँ होती है, बच्चों को दूध क्या करती है? पिलाती है। तो दूधवा कहाँ आता है? अंदर की बाहर? बाहर आता है। तो दूध भी कौन सी है? ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि। तो ये अपना हार्मोन कहाँ छोड़ती है? बाहर। इसलिए इसे बोलते हैं बहिःस्रावी। इसलिए इसे बोलते हैं कि इसी में कुछ ग्रंथि ऐसे होती है जो अपने हार्मोन का स्राव अंदर करती है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने हार्मोन का स्राव कहाँ करती है? बाहर करती है। इसलिए इसे बोलते हैं कौन सा? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित। इसी में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी में होता है कौन सा? लैंगर-हैंस की द्वीपिका। क्या होता है? लैंगर-हैंस की द्वीपिका। पूछता है कि लैंगर-हैंस की द्वीपिका कहाँ होती है? तो लैंगर-हैंस की द्वीपिका भी होती है अग्न्याशय में। कहाँ पर होती है? अग्न्याशय में। इसे कहते हैं, तो लैंगर-हैंस की जो दीपिका होती है, बहुत कोशिकाओं का एक क्या होता है? झुंड होता है। क्या होता है? बहुत सी कोशिका का एक क्या होता है? झुंड। यानी बहुत से कोशिका जब एक ही क्या होती है? मिल जाती है ना, तो उस कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? लैंगर-हैंस की क्या बोलते हैं? द्वीपिका के नाम से जानते हैं। अब कोशिका तो बहुत सारी हैं, तो सबको तो हम पढ़ेंगे नहीं। जैसे में मेला कब लगता है? जब ढेर आदमी क्या हो जाए? बिटरा जाए, तो क्या हो जाए? मेला लग जाए। वही तरह जब ढेर सारी कोशिका एक क्या होती है? मिल जाती है ना,
तो उसी को बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये क्या है? तो ये कोशिकाओं का क्या एक समूह है। कोशिका क्या होता है? समूह। और बहुत सारी कोशिका तो सबको तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो मेन है जो उनके बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ मेन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक होती है अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका। दूसरी होती है बीटा कोशिका। तीसरी होती है डेल्टा कोशिका। एक और होती है पीपा कोशिका, पीपा। यानी कोशिका तो बहुत सारी होती है। कोशिका क्या होती है? बहुत सारी होती है, लेकिन 4 कोशिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, कहीं कहीं डेल्टा होता है, कहीं कहीं गामा भी होता है। क्या होता है? गामा। डेल्टा कोशिका कौन सी कोशिका? बीटा। तो जो अल्फा, भाई सबका जब ये चारों मेन है तो चारों कुछ मेन काम भी होगा ना। तो इन सब से कोई ना कोई हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। तो देखिए जो अल्फा कोशिका होती है इससे बनते हैं ग्लूकागान। क्या बनता है? क्या बनता है? अल्फा कोशिका से ग्लूकागान हार्मोन का स्राव होता है। नो है ये। अल्फा कोशिका से ग्लूकागान हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव। बीटा कोशिका से इंसुलिन का। डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन का स्राव होता है, सोमैटोस्टेटिन का स्राव होता है। अब पीपा कोशिका से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है, अग्न्याशयी रस। क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा कोशिका से किसका होता है स्राव? होता है अल्फा कोशिका से ग्लूकागान हार्मोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। और पीपा कोशिका से अग्न्याशयी रस का क्या होता है? स्राव। अब देखो इसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है। ये क्या करता है? ग्लूकागान हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव को कम, ये क्या करता है? इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है। लो, अल्फा कोशिका से बना कौन सा ग्लूकागान हार्मोन? ग्लूकागान हार्मोन का कार्य होता है इंसुलिन के प्रभाव को कम करना। क्या करता है? इंसुलिन के प्रभाव को। अब देखिए जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है ना। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, तो हमें जानते हैं एक रोग होता है। क्या होता है? रोग। उसे बोलते हैं शुगर। तो शुगर किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? शुगर, यानी इसी बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। तो ध्यान देना जो इंसुलिन होता है ना, ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण। अगर नियंत्रण इंसुलिन का स्राव नहीं होगा तो खून में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें शुगर हो क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? जो सोमैटोस्टेटिन होता है, इससे 2 हार्मोन का स्राव होता है। सोमैटोस्टेटिन होता है ना, जो ये कोशिका होती है, इससे तो बनते हैं सोमैटोस्टेटिन, लेकिन सोमैटोस्टेटिन में 2 हार्मोन्स और बनते हैं। उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ट्रिप्सिन, क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं एमाइलाइपेज। क्या बोलते हैं? ध्यान देना। डेल्टा कोशिका से 3 हार्मोन्स हो गए, एक सोमैटोस्टेटिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और एक कौन सा हो गया? लाइपेज हो गया। जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो सुन लीजिए। जो ये ट्रिप्सिन है क्या करता है? लिखो कहाँ पे? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में क्या करता है?
तोड़ता है। और जो हमारा लाइपेज होता है, क्या होता है, लाइपेज, ये वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किसमें, ये वसा को ग्लिसरॉल में क्या करता है, तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में चाहे वसी अम्ल में क्या करता है, तोड़ता है। एक मतलब कौन सा, पीपा कोशिका, इससे होता है अग्नाशयी रस का क्या होता है, स्राव होता है। और ये भी भोजन को सड़ने से क्या करती है, बचाती है। नहीं तो ये बताओ, जिसको पथरी होती है पित्त की थैली में, तो उसकी पित्त की थैली को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो उनके भोजन को सड़ने से कोई रोकने वाला चाहिए ना। तो यही क्या करती है, अग्नाशयी रस क्या करती है, भोजन को सड़ने से क्या करती है, बचाने का भी क्या करती है, कार्य करती है। तब चलिए आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे इसके बाद की कहानी, यानी इसके बाद हमारा क्या है, छोटी आंत और कौन सी, बड़ी आंत। तब तक के लिए धन्यवाद।